Hello everyone, my name is Sakshi and today we are going to discuss thermodynamics from physical chemistry. So इस वीडियो में मैं एटकिंस बुक का सेकंड चैप्टर जो है वो कवर कर पाने वाली हूँ, जिसमें कि मेजरली हम जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम थर्मोकेमिस्ट्री एंड देन स्टेट फंक्शंस एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये तीन मेन टॉपिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि थर्मोडाइनमिक्स जो है वो क्या है, तो इसमें जो हम मेन चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि एक्चुअल में एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है। और अगर मेन जो है वो हीट और वर्क के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात आएगी तो सबसे पहले है कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम जो है वो पार्ट ऑफ वर्ड है जो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट में है। जैसे कि अगर हम कोई एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वो जो रिएक्शन का जो बीकर है उसके अंदर जो भी हमारा सॉल्वेंट या रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट है वो सब हमारा क्या है, सिस्टम है। जैसे कि एक रिएक्शन वेसल, एक इंजन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को छोड़ के वो बाकी जो भी पार्ट है वो हमारा क्या है, सराउंडिंग का पार्ट है। उसके बाद वो बाउंड्री के बारे में बताता है। तो बाउंड्री क्या है कि अगर तो बाउंड्री जो है वो बाउंड्री के बेसिस पे हम के बेसिस पे हम सिस्टम को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, जिसमें कि मैटर और एनर्जी दोनों इंटरचेंज होते हैं। उसके बाद आता है क्लोज सिस्टम, जिसमें कि मैटर पास नहीं होता बट एनर्जी पास हो सकते हैं। उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों ही पास नहीं होते। तो इसकी डेफिनेशन एक बहुत अच्छी दे रखी है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती हैं कि यहाँ पर ना तो मैकेनिकल और ना ही कोई थर्मल कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये तीन फिगर्स हैं, वो आपको ये तीन फिगर्स दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि कौन सा सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, दोनों में मैटर भी इंटरचेंज हो रहा है और एनर्जी भी। यहाँ पर मैटर नहीं हो रहा है, एनर्जी इंटरचेंज हो रही है। यहाँ पर मैटर भी इंटरचेंज नहीं हो रहा और एनर्जी भी इंटरचेंज नहीं हो रही। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम वर्क, हीट और एनर्जी पे। तो वर्क का क्या मतलब है कि अगर कोई एक अपोजिंग फोर्स है, अगर हम उसको उसके अगेंस्ट कोई भी मोशन करते हैं तो वो क्या होता है, वर्क। तो ये होती है हमारे वर्क की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आती है एनर्जी। एनर्जी क्या है कि कैपेसिटी टू डू वर्क। और अगर वर्क और हीट में कोई डिफरेंस पूछें तो हीट क्या है, हीट इज़ ऑल्सो अ वे टू ट्रांसफ़र द एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें कि एनर्जी जो होती है एज अ हीट रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें कि हमें एनर्जी चाहिए होती है सराउंडिंग से। उसके बाद हीट क्या है, हीट भी एक मोड है टू ट्रांसफ़र द एनर्जी, और जो वर्क है वो भी मोड है ट्रांसफ़र करने का एनर्जी से। बट ये क्या है, डिसऑर्डर वे में होती है, डिसऑर्डर मोशन के हेल्प से होती है हीट जो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी। बट वर्क जब ट्रांसफ़र करेगी एनर्जी तो वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करेगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग में। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्या है, रैंडम मोशन है। बट जैसे यहाँ पर ये ऐसे सिस्टम जो है वो बहुत ही रैंडमली पार्टिकल मूव कर रहे हैं। बट यहाँ पर जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो सब पार्टिकल्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एज अ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पर सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। इसके बाद ये जो डायग्राम है ये भी एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये हमें दे रखी है एडियाबैटिक, और ये जो प्रोसेस है ये है हमारी आइसोथर्मल। एडियाबैटिक मतलब कि क्या होती है, हीट यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रही। तो जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक मतलब क्या है कि वो बाहर से हीट को ले रही है। तो उसने हीट ली और
हीट ली तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि बट हीट का एक्सचेंज तो क्या है, ज़ीरो है, तो इसलिए यहाँ पर एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है बट हीट का एक्सचेंज तो क्या है, ज़ीरो है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर यही आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, बट यहाँ पर क्या आ रही है, हीट अंदर आ रही है, और यहाँ एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में क्या हो रही है, हीट जो है वो बाहर जा रही है। तो ये डायग्राम है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको वो कह दे कि ये कौन सी प्रोसेस है, तो आप बता सकते हो कि कौन सी एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है। सिमिलरली कौन सी एडियाबैटिक है, कौन सी आइसोथर्मल, वो भी आप बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि वो हर एक एनर्जी जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो सब जो होती है वो मॉलिक्यूल की क्या होती है, इंटरनल एनर्जी का पार्ट होता है। ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है और एक्सटेंसिव होता है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क सबकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है। और 1 कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के इक्वल होती है। उसके बाद आता है इक्विपार्टीशन थ्योरम के बारे में, ये बात करता है जिसमें कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी जो एवरेज वैल्यू, तो बेसिकली अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक के बारे में मैं बताना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी मोशन है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली 3 टाइप के मोशन करता है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन जो होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो एक बार के लिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशनल कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। और जो इसका मोशन होता है वो हम हाफ mv(x²) ऐसे हम दिखा सकते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पर vy² आ जाएगा, ये vz², कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, इसकी एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहता है कि वो हर मोशन जहाँ पर कि क्या है, क्वाड्रेटिक कंट्रीब्यूशन है एनर्जी में, वो सभी हाफ kT जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी एक मॉलिक्यूल है उसकी हमें ट्रांसलेशनल एनर्जी को अगर लिखना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 kT। क्यों, क्योंकि हर एक जो डायरेक्शन में जो मोशन जब कंट्रीब्यूट करेगा तो वो हाफ kT कंट्रीब्यूट करेगा, और ऐसे 3 डायरेक्शंस में मोशन है तो 3/2 kT हो जाएगा, या फिर 3/2 RT। तो ये यहाँ पर लिख रखा है ट्रांसलेशनल के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप R की वैल्यू और T की वैल्यू पुट कर दोगे, टेम्परेचर 298, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.7। उसके बाद N2 और CO2 ये क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन केस में क्या होगा, तो यहाँ पर इन्होंने दिखा भी रखा है कि जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 ही डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन पॉसिबल होता है। इस वजह से कितना एनर्जी में कंट्रीब्यूशन करेगा, हाफ RT प्लस हाफ RT। तो ये जो होगा वो रोटेशनल मोशन के थ्रू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो बेसिकली पहले हमारा 3/2 RT तो था ही ट्रांसलेशन से, अब 2/2 RT ये और ऐड हो गया, तो बेसिकली कितना हो गया, 5/2 RT। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 5/2 RT ऐड होगा, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है वो जो है वो तीनों एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। इसकी वजह से इसमें जो हमारा 3/2 RT था उसमें हम 3/2 RT ही ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 RT, जो कि कितना हो गया, 3 RT। उसके बाद टेम्परेचर के बढ़ाने पे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो हमें समझ आ ही रहा है। अब हम हीट और वर्क दोनों से ही क्या कर सकते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और उसकी स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक सिस्टम जो है वो आइसोलेट अगर हम कर दें सराउंडिंग से, उसे आइसोलेट कर दे सराउंडिंग से का क्या मतलब है कि अगर आपको पता है कि जो हीट है या फिर जो वर्क है वो सिस्टम और सराउंडिंग की इंटरेक्शन की वजह से ही
इंटरेक्शन की वजह से हम बोलते हैं कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, या फिर हीट इज़ रिलीज बाय द सिस्टम, या फिर ऐसा कुछ टेकन बाय द सिस्टम। तो ये सिस्टम सराउंडिंग की जब इंटरेक्शन है तभी है। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट ही नहीं करें, मतलब अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी के बीच में कोई चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम नहीं कर सकते सिस्टम से, हम नहीं करवा सकते ऐसे सिस्टम से वर्क जो कि क्या है, उसको हमने 1 मंथ के लिए आइसोलेट छोड़ दिया और फिर हम वापस आए कि इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो वही वर्क दोबारा कर सके। ये है एक्सप्रेशन इंटरनल एनर्जी चेंज का। इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी, जब हम हीट देंगे या फिर वर्क करेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, हीट और वर्क जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। उसके बाद साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि सपोज कि ये सिस्टम है, अब ये क्या है, ये है एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस केस में जो वर्क होता है वो होता है हमारा नेगेटिव। सिमिलरली अगर ये कंप्रेशन वाला वर्क है, मतलब कि क्या है, ऑन द सिस्टम अगर हमारा वर्क हो रहा है, तो इसको हम कह देते हैं वर्क इज़ पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है तो फिर वो होती है नेगेटिव, और अगर हम हीट को ले रहे हैं, बेसिकली हीट जो है वो रिक्वायर है, तो फिर वो होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये एग्जांपल भी दे रखे हैं। अगर प्रोड्यूस कर रहा है 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी ईच सेकेंड, प्रोड्यूस कर रहा है इतनी एनर्जी को, तो ये क्या है, वर्क है। और वर्क क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे -15 किलो जूल लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि लॉस कर रहा है 2 किलो जूल, मतलब कि ये वाला सिस्टम की रिलीज़ कर दी हीट, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव -2 किलो जूल। उसके बाद नेक्स्ट है कि 500 जूल ऑफ वर्क वॉज डन ऑन इट, मतलब कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। और 15 जूल जो है हीट वो एस्केप हो गई, तो ये -15 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंशन वर्क के बारे में पढ़ते हैं हम। तो एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वर्क अराइज होगा जब चेंज होगा वॉल्यूम में। तो वर्क क्या होता है, बेसिकली हम वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, इस वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है, -FDZ हो जाएगा। उसके बाद फोर्स क्या होता है, वैसे जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उसको हम प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। उसके बाद एरिया इनटू में DZ जो कि डिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, DV लिख सकते हैं। तो -P एक्सटर्नल DV जो होगा वो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। और ये क्या है, ये नॉन एक्सपेंशन वर्क भी हो सकता है या फिर एडिशनल वर्क भी हो सकता है इसके अलावा भी, क्योंकि ये तो क्या है, ये एक्सपेंशन वर्क है। तो कौन कौन से अदर वर्क्स हो सकते हैं, अगर सपोज फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो P एक्सटर्नल है वो हमारा क्या है, 0 है, तो उस केस में वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरे वर्क कौन से होते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन का वर्क जो है वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर पे वॉल्यूम का चेंज है। सिमिलरली अगर सरफेस एक्सपेंशन है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। एक्सटेंशन मतलब कि लेंथ में चेंज आ रहा है टेंशन के अगेंस्ट, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। और इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब कि चार्ज में चेंज आ रहा है किसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अगेंस्ट। उसके बाद हमने अभी देख लिया कि वर्क अगर एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हम करें तो -P एक्सटर्नल V2 -V1। तो पहले कोई एक P एक्सटर्नल है उसके अगेंस्ट हमने पहले V इनिशियल था फिर हमने एक्सपेंड कर दिया तो फिर वो कितना हो गया, V फाइनल हो गया। तो ये P एक्सटर्नल है, V इनिशियल V फाइनल, एरिया जो होगा वो वर्क देगा। उसके बाद रिवर्सिबल की बात करते हैं। तो रिवर्सिबल का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या है कि कोई एक P1 था उसके बाद हमने डायरेक्ट ही P एक्सटर्नल ऐसे चेंज कर दिया, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 + ΔP करेंगे।
इसका क्या मतलब है कि हम बहुत ही स्मॉल चेंजेस करेंगे हमारे वेरिएबल्स में, ताकि कि जो सिस्टम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे सराउंडिंग के साथ, और हम उस प्रोसेस को कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब वैसे जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी के इक्वल होता है, बट यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो है वो हमेशा ही किसके इक्वल होगा, पी इंटरनल के इक्वल होगा, डी के, है ना। और यहाँ पर जो पी इंटरनल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमारे इनसाइड गैस है ना जो एक्सपेंड कर रही है, तो प्रेशर को हम एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही करा है कि यहाँ पर एन आर टी बाई वी इसको लिख दिया और फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो 1/x का क्या होता है, ln x होता है। फिर इन्होंने लिमिट्स को पुट कर दिया, तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पी इनिशियल से पी फाइनल, ये वाला जो एरिया होगा ये भी क्या होगा, काउंट होगा। ये वाला एरिया जो था ये तो पहले भी था ही जब हमारा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आगे क्या है। अब आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, हमें वर्क डन निकालना है। 50 ग्राम आयरन जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है फिक्स्ड वॉल्यूम के अगेंस्ट या फिर ओपन बीकर। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, तो इट वुड, आई थिंक इट इज़ अ रियली गुड एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, मतलब डेल्टा वी जो है वो क्या हो गया, ज़ीरो के, तो डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी के इक्वल होता है ना, तो डी वी जो है वही ज़ीरो हो गया, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यही ये बोल रहे हैं। उसके बाद ओपन बीकर है, ओपन बीकर मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो एफ में HCl डाल रहे हैं तो हमारा FeCl2 और H2 बनता है। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम में वो कितना हो रहा है, उतना ही चेंज होगा जितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म होगी। तो यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वी को एन आर टी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, जो गिवन अमाउंट है बाय मोलर मास, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर की वैल्यू 298। तो इन्होंने भी ऐसे ही सोल्व करा और ये आंसर आ जाएगा। डेल्टा वी को डायरेक्ट इन्होंने क्या पुट कर दिए, वॉल्यूम पुट कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम हीट ट्रांजैक्शन। तो हीट ट्रांजैक्शन क्या है कि जो एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, हीट एक्सचेंज की वजह से और वर्क की वजह से। वर्क जो होता है वो एक्सपेंशन का भी हो सकता है और नॉन एक्सपेंशन का भी हो सकता है, बट अब वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है सपोज, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो वर्क की वैल्यूज़ जो होंगी चेंज, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो भी हीट हम दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में ही, इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करेगी। इस वजह से अगर हम उस हीट को मेजर कर ले तो हम इंटरनल एनर्जी की चेंज को भी मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं। तो कैलोरीमेट्री या फिर एडियाबैटिक बोम कैलोरीमीटर, इसमें हम क्या मेजर करते हैं, हम डेल्टा टी मेजर करते हैं, और जितना ज़्यादा डेल्टा टी होगा तो यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितनी वो हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कांस्टेंट कहते हैं। और इस हीट की वैल्यू जो है वो हम और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन वो दे सकते हैं। यहाँ पर करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल लो, और Q जो है वो C डेल्टा T के भी इक्वल है। टेम्परेचर का चेंज भी अगर दे रखे हैं तो यहाँ से आप कैलोरीमेट्री कांस्टेंट निकाल सकते हो। उसके बाद हम आते हैं हीट कैपेसिटी पे। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है एक्चुअल में, जो हीट कैपेसिटी है कि हम कितनी हीट दें कि जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन से चेंज हो जाए। तो ये होता है एक्चुअल में हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। बट अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ये एक्सटेंसिव है। क्या मतलब है कि मास पे डिपेंड करेगी। अगर मास ज़्यादा है तो हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो वो चीज़ है। तो इसको हम इंटेंसिव कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ें आती हैं। एक आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको कि हम Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T लिखते हैं, और एक आती है मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको कि हम ऐसे लिखते हैं Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। तो ये क्या है, हमारी इंटेंसिव है। बट अभी भी यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, हमारे पाथ फंक्शंस है। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि ये जैसे ये वाली हीट कैपेसिटी है जिसको कि हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे भी निकाल सकते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी निकाल सकते हैं। तो इनकी वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हीट पाथ फंक्शन है। तो लेट्स सपोज कि हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सी वी कहते हैं। तो वो क्या होगा, क्यू वी डिवाइडेड बाय में एन डेल्टा टी। अब हमें क्यू वी देखना है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमने पहले देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से भी कि जो डेल्टा यू होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है। तो इसको हम डेल्टा यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी ये भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है कि डायरेक्ट इन्होंने बोल रखा है कि हीट कैपेसिटी को फिर सी वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी। उसके बाद जो यू की वैल्यू होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, हमने इक्विपार्टीशन लॉ से देखा था कि 3/2 RT के इक्वल होता है। तो सी वी की वैल्यू क्या होएगी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 R। तो इन्होंने भी वही पुट कर रखा है। उसके बाद अब यहाँ पर वही है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये क्या हो जाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती हैं। और उसके बाद जो हमारा सी वी था वो क्या था, डेल यू बाई डेल टी था ना, उसको अब डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी वी डी टी लिख सकते हैं। तो ये वही चीज़ है। और डेल्टा यू को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, क्यू वी के भी इक्वल लिख सकते हैं। तो बस फॉर्मूलाज मैनिपुलेट कर रखें। उसके बाद हम आते हैं एंथैल्पी पे। जो एंथैल्पी है वो हमने देखा है कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो किसके इक्वल है, कि वो हीट एक्सचेंज जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, बट एक्चुअल में जो रिएक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। इसलिए हमें एक न्यू क्वांटिटी चाहिए। तो न्यू क्वांटिटी क्या है, एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी जो है वो उसको हम H को जो है वो U प्लस पी वी के इक्वल लिख सकते हैं। और ये वही है कि चेंज इन एंथैल्पी जो है वो उसके इक्वल है कि हीट सप्लाई जो करेंगे हम कांस्टेंट प्रेशर पे। तो डेल्टा H जो है वो किसके इक्वल है, QP के इक्वल है। तो यहाँ पर इन्होंने मैनिपुलेट करके वो प्रूफ भी कर रखे हैं कि डेल्टा H जो है वो क्यों इक्वल है कांस्टेंट हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर पे, आप देख सकते हो। तो अगर सपोज वो आपको कहे कि हम 36 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसका मतलब किसी एक ओपन बीकर में, तो ओपन बीकर में क्या है, पी कांस्टेंट है। तो उस केस में जो भी हीट चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी चेंज के। तो एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 36 किलो जूल, यही मतलब है। उसके बाद हमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा H मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइसोबैरिक कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं, या फिर एडियाबैटिक फ्लेम कैलोरीमीटर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि डेल्टा H जो है, H जो है वो किसके इक्वल है, U प्लस पी वी के इक्वल है। तो डेल्टा H जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर पी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यही कर रखें। अब इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन है तो ये लिक्विड में है, तो डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 0, रिएक्टेंट में 3 गैशियस मोल है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो वही -3 इंटू आर टी, तो ये पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये कैलोरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने अभी देखा भी था जब हमने इंटरनल एनर्जी में देखा था, तो जो हीट होती है, हीट रिलीज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, करंट, पोटेंशियल और टाइम के। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करंट दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो यहाँ से हम एंथैल्पी जो क्यू पी होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के इक्वल होता है। अब हमें डेल्टा एच मोलर निकालना है, तो फिर हम उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। वो कैसे करेंगे कि ये देखो यहाँ पर करंट, पोटेंशियल और टाइम ये रहा, इतने गिवन ग्राम्स दे रखे हैं, तो गिवन मास दे रखे हैं और मोलर मास जो होता है वो वाटर का 18 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मोलर एंथैल्पी आ जाएगी। उसके बाद हमें मोलर इंटरनल एनर्जी भी निकालनी है। तो डेल्टा एच जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल होता है ना।
तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे वाटर को बॉईल कर रहे हैं, मतलब कि वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो डेल्टा एन जो होगा, मोल्स प्रोडक्ट के कितने हैं? 1, गैसियस एक ही मोल है और रिएक्टेंट में कोई गैसियस मोल नहीं है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा यू प्लस आर टी आ जाएगा। डेल्टा एच हमने यहाँ से निकाल लिया, तो डेल्टा यू जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा एच माइनस आर टी के इक्वल होगा। और यहाँ पर हमने इस हीट को डेल्टा एच क्यों बोला, डेल्टा यू क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है और ओपन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट ये ग्राफ इम्पोर्टेंट ग्राफ है। तो अभी हमने देखा है कि जो एच है, डेल्टा एच, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है एन सी पी डी टी के इक्वल होता है। और जो डेल्टा यू होता है वो इक्वल होता है एन सी वी डी टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से जब हम एंथैल्पी और टेम्परेचर का या फिर इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का ग्राफ देखेंगे तो उनका जो स्लोप होगा वो एक का सी पी होगा और एक का सी वी होगा। तो जो सी पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? सी वी से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या है कि हम जब हीट दे रहे हैं तो अगर वो हम हीट जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं तो वो हमें हीट ज़्यादा देनी होगी 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर वो यहाँ पर भी आगे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे वो वर्क तो कर ही रहा है, उसी के साथ वो इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज़ कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो नहीं रहा, तो सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज़ कर रही है, जिस वजह से जो स्लोप होगा, यानी कि अगर इसका स्लोप जो है वो क्या ज़्यादा है तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो किसका हो जाएगा? एंथैल्पी का। जिसका कम है स्लोप वो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का ग्राफ। तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे ये कैसे, ये मैं बता देती हूँ। बिल्कुल ही वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है कि जो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा वो क्या होगा? क्यू पी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी के इक्वल होगा। मोलर है तो एन की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। क्यू पी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम डेल्टा एच लिखते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो वही है सी पी जो है वो डेल्टा एच बाई टी लिख दिया, फिर डेल एच को सी पी डी टी लिख दिया, डेल्टा एच को सी पी डेल्टा टी लिख दिया और डेल्टा एच को हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिख दिया। ये जो सी पी जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है। जब सी पी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो फिर उसको हम ऐसे लिखेंगे, इसलिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेट भी अलग तरीके से होगा। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जब इंटीग्रेट करें तो डी एच को तो डायरेक्ट H2 माइनस H1 लिख दिया। उसके बाद हर एक फंक्शन को जब ए को इंटीग्रेट करेंगे तो ए T2 माइनस T1 आएगा। जब बी टी को करेंगे तो ये बी टी है ना। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 पे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बी कॉन्स्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? T² बाई 2 होगा और इसको हम T1 से T2 लिमिट पुट कर देंगे तो b/2 जो है वो कांस्टेंट आ गया, T2² माइनस T1²। उसके बाद c/t² को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? c कांस्टेंट है, t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? t⁻⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय में -2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आता है? -1 डिवाइडेड बाय c। तो इन्होंने वही है कि c जो है वो -c, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 + 1 क्या आएगा? -1 आएगा, तो वो माइनस बाहर ले लिया और ये 1/t आ गया। तो यहाँ पर जब लिमिट्स पुट करेंगे तो -c बाहर आ गया, 1/t2 माइनस 1/t1। उसके बाद ज़्यादातर जो सिस्टम है उसको हम एक्सपेंड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट। तो वो वही कह रहा है कि जब मैंने बताया अभी कि सीपी की वैल्यू जो है वो सीवी से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही है कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा होगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो वो वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि प्रेशर के केस में वॉल्यूम भी चेंज होगा तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और इनका डिफरेंस कितना होता है? 8 जूल का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो एडियाबैटिक चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि जो डेल्टा यू होता है वो किसके इक्वल होता है? सी वी डेल्टा टी के इक्वल होता है। अगर हमारा हीट जो चेंज है वो क्या है? 0 है, ओके।
तो ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो क्यू होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है एडियाबैटिक के केसेस में। तो जब क्यू जो है वो ज़ीरो हो गया तो जो डेल्टा यू और डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी वो इक्वल आ जाएगी, तो वर्क की वैल्यू ये हो जाएगी। और यहाँ पर वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डी वी लिख सकते हैं, और सी वी डी टी, है ना। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, पी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं, है ना। और सी वी को भी हम आगे सोल्व कर सकते हैं। सी वी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। तो इसको अगर हम सी वी से डिवाइड कर देंगे तो सी पी बाई सी वी क्या होता है, गामा होता है। गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई सी वी। तो सी वी क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई में गामा माइनस वन। तो यहाँ पे आर डिवाइडेड बाई में गामा माइनस वन लिख सकते हैं। उसके बाद इसको जो है वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आएगा। उन रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट ही लिख रखी है, वो आप देख सकते हो कि वी टी सी जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। इससे बेटर जो है वो आप ये याद रख सकते हो कि पी वी गामा जो है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। टी वी गामा माइनस वन ये कॉन्स्टेंट होता है। और प्रेशर की पावर गामा, टेम्परेचर की पावर वन माइनस गामा ये कांस्टेंट होता है। तो ये तीन जो है ये पॉइसन इक्वेशन है। तो एडियाबैटिक चेंज में अगर सपोज कि दो प्रेशर दे रखे हैं, एक वॉल्यूम दे रखा है, अगर दूसरा वॉल्यूम निकालना है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन है कि V1 दे रखा है, V2 दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और T1 दे रखा है। अब टेम्परेचर निकालना है, इन्होंने डायरेक्ट C की वैल्यू दे रखी है। तो C की वैल्यू दे रखी है फिर तो ईजी है, बट अगर वो आपको ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देता तो भी आप निकाल सकते हो। तो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा जो है वो क्या है, सी पी बाई सी वी है। उसके बाद ये ग्राफ भी आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दे रखे हैं। तो इस ग्राफ से वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो हेयर यू कैन सी दैट जो आइसोथर्म है, आइसोथर्म मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबैट मतलब कि क्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये वाला है। और एडियाबैटिक मतलब कि पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पॉइसन इक्वेशन वाला। तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय गामा, यहाँ पर वो लगेगा। तो अगर आप यहाँ से स्लोप देखोगे, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो log P इज इक्वल टू P और V के बीच में जब हम ग्राफ देखेंगे तो log P इज इक्वल टू माइनस log V प्लस C ऐसा कुछ आएगा। बट यहाँ पे जब पॉइसन इक्वेशन को देखेंगे तो फिर log P इज इक्वल टू माइनस गामा log V प्लस C। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, गामा का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका स्लोप जो है, स्लोप ज़्यादा का क्या मतलब है, तो मैं कैसे समझती हूँ कि ये दो लाइंस देखो, इन्होंने दो लाइंस के डिफरेंट कलर दे रखे हैं। इन दोनों ही लाइंस में जो वॉल्यूम का चेंज है वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। वॉल्यूम चेंज क्या है, सेम है। बट अगर प्रेशर की बात करेंगे तो जो प्रेशर है वो आइसोथर्म के केस में वो सपोज ये वाला प्रेशर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चेंज हो रहा है। बट एडियाबैटिक के केस में वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मतलब प्रेशर चेंज जो है वो क्या है, ज़्यादा है एडियाबैटिक में। तो इसका मतलब कि जिसमें प्रेशर चेंज ज़्यादा है वो क्या हो गई, एडियाबैटिक की लाइन हो गई। आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि आइसोथर्म और एडियाबैटिक दोनों का ही है, और दोनों में ही क्या है, एक्सपेंशन हो रही है। वी इनिशियली है, वी फाइनली है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम जो है वो सेम बढ़ रहा है। लेकिन जिस भी केस में प्रेशर जो है वो ज़्यादा कम हो रहा होगा वो कौन सा होगा, एडियाबैटिक का ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि उसका स्लोप जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आते हैं हमारी थर्मोकेमिस्ट्री पे। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र जो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे होता है उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एंथैल्पी चेंज पे। एंथैल्पी चेंज क्या है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जब इनिशियल और फाइनल सब्सटेंस जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। स्टैंडर्ड स्टेट हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर करते हैं और उसकी प्योर फॉर्म सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिजिकल चेंज
एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज, जैसे यहाँ पर वेपोराइजेशन या फ्यूजन, तो इसमें सॉलिड से लिक्विड या ऐसे जब भी कोई ट्रांसफ़र होता है तो वो होता है। तो अगर हम बात करें, ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन मतलब कि सॉलिड से गैस का जो ट्रांजिशन होता है उसकी जो एंथैल्पी होती है वो किसके इक्वल होती है, फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन के इक्वल होते हैं। फ्यूजन मतलब कि सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, और वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस का कन्वर्जन। और एंथैल्पी क्या होता है कि जो ए से बी के चेंज की एंथैल्पी है वो ए से बी के चेंज की जो एंथैल्पी है और बी से ए की जो चेंज की एंथैल्पी है उनकी वैल्यू सेम ही होगी, बस साइन डिफरेंट हो जाएगा। ये बहुत टाइप के एंथैल्पीज हैं, यहाँ से पूछी जा सकती हैं। ट्रांजिशन मतलब फेज चेंज हो गया तो वो फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस। उसके बाद मिक्सिंग मतलब कि कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है, कुछ भी प्योर लिक्विड है, उसमें हम कुछ मिक्स करके कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नया मिक्स कर दिया। सोल्यूशन मतलब कि पानी था उसके अंदर हमने कुछ मिला दिया और तो वो क्या हो गया, सोल्यूट से हमने सोल्यूशन बना दिया। हाइड्रेशन मतलब कि उसमें क्या हो गया कि जैसे CuSO4 से CuSO4.5H2 ऐसा कुछ कर दिया हमने। उसके बाद एटमाइजेशन, कोई भी स्पीशी है सॉलिड लिक्विड या गैस में, उसमें उसे हमने एटम्स में तोड़ दिया। एटमाइजेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया। रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दी। कंबशन मतलब कि एक मोल ऑक्सीजन का ऐड करा दिया। फॉर्मेशन मतलब कि कुछ नया कंपाउंड बना दिया। और एक्टिवेशन मतलब कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो केमिकल तो स्टैंडर्ड रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी हमसे पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में है कि भाई ऑक्सीजन कोई एक मोल है, उसके अंदर कोई एक सब्सटेंस है, उसका हम एक मोल लेते हैं और उसके अंदर हम ऑक्सीजन डालते हैं, तो जितनी भी रिलीज़ होती है एनर्जी उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हेस्लो। हेस्लो का क्या मतलब है कि ए से बी में जाने के लिए सपोज़ हमें डेल्टा H लगी है एनर्जी, तो अगर हम A से C जाएँ, फिर C से D जाएँ, फिर D से E जाएँ, फिर E से B जाएँ, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4। तो डेल्टा H जो होगा वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 इसके इक्वल होगा। तो वही स्टैंडर्ड एंथैल्पी इंडिविजुअल रिएक्शन की, उसको हम लिख सकते हैं कंबाइंड टू ऑब्टेन द एंथैल्पी ऑफ अनदर रिएक्शन। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं रेफरेंस स्टेट के सब्सटेंस से, तो जैसे कि यहाँ पर हम कोई बेंजीन बना रहे हैं और बेंजीन हम कार्बन की रेफरेंस स्टेट और हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट से बना रहे हैं, तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगी किसके इक्वल हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से के इक्वल हो जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम किसके इक्वल लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये होते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर ये है, ये रिएक्शन दे रखे, तो ये रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे पहले, फिर उसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो N2 की 0 होगी फॉर्मेशन वाली, बाकी सब वैल्यूज आपको दे रखी होंगी। उसके बाद ये जो एंथैल्पीज़ की वैल्यू है वो हम बॉन्ड एंथैल्पी से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एंथैल्पी आएगी वो एक्चुअल में किसके इक्वल होएगी, वो होएगी मीन की, मतलब कितनी बॉन्ड एंथैल्पी है ए बी की, तो वही हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी। उसके बाद हम आते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। तो वैसे जो H, तो हमने अभी देखा था कि डेल्टा H जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा CP, डेल्टा H जो होता है वो CP/dt के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने देखा था कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो कितनी हमें हीट चाहिए डिवाइडेड बाय में चेंज इन टेम्परेचर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको हम डेल्टा H के इक्वल लिखते हैं डिवाइडेड बाय में डेल्टा T। तो डेल्टा H जो है वो किसके इक्वल आ गया, C डेल्टा T के इक्वल आ गया। अब डेल्टा H को H2 माइनस H1 लिख रखे हैं और फिर H1 को उधर लिख गए हैं राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ से हमारी ये रिएक्शन आ गई है ना, ये आ गया। अब इन्होंने इसके बाद क्या करा है, H को जो है वो डेल्टा H से रिप्लेस करा है, तो यहाँ पर डेल्टा H आ गया, यहाँ पर भी डेल्टा H आ गया। तो जो CP होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा CP से। और जो डेल्टा CP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हम
स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट की सी वैल्यूज़ को और उसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की सी वैल्यूज़। तो यही हमारा क्या है, किरचॉफ्स लॉ है। उसके बाद आते हैं स्टेट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट सारे ही क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट है कि वो हमें वैल्यू जो पर्टिकुलर मिल रही है वो किस पाथ से मिल रही है, बट कुछ होते हैं जो कि पाथ फंक्शन होते हैं। तो वो कौन कौन से फंक्शन है, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, ये तीन जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। उसके बाद आते हैं एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये क्या होते हैं, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, बट हीट जो होगा वो क्या होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक टेम्परेचर है वी इनिशियल है और फिर टेम्परेचर और वी फाइनल पे गए। तो पाथ 1 जो है उसमें उन्होंने क्या करा है कि फ्री एक्सपेंशन है अगेंस्ट ज़ीरो एक्सटर्नल प्रेशर, और पार्ट 2 क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो हमें वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पर भी अगर आपको सोल्व करना हो तो फर्स्ट केस में क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। तो हमने देखा था कि फ्री एक्सपेंशन मतलब कि क्या है, पी एक्सटर्नल जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और क्या है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा यू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसका मतलब कि डेल्टा यू की वैल्यू दोनों ही केसेस में क्या है, ज़ीरो है। और वर्क ज़ीरो, डेल्टा यू ज़ीरो, तो क्यू भी ज़ीरो। तो ये पाथ 1 के लिए आ गया। पाथ 2 के लिए डेल्टा यू तो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। और वर्क जो हमने निकाला था माइनस पी, वो था ना वर्क, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी के इक्वल होता है वैसे, बट जब रिवर्सिबल पाथ में होता है तो पी एक्सटर्नल को हम पी इंटरनल के इक्वल लिख देते हैं, और उसके बाद पी को हम माइनस एन आर टी बाई वी लिख देते हैं डी वी, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन आ जाता है। तो ये वर्क की वैल्यू होगी, और वर्क और हीट जो होंगे वो ऐसे रिलेट होंगे। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो इस ग्राफ में वो क्या कह रहे हैं, अगर आप इस ग्राफ को समझो तो वो सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन का क्या मतलब है, तो ये जो लाइन है ये किसके, ये जो लाइन है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, और किसका चेंज दिखा रही है, यू का चेंज दिखा रही है वॉल्यूम पे सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, और किसी एक तो u प्लस में डेल यू बाई डेल वी इंटू डी वी। और अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पे क्या है, ये जो लाइन है ये हमारी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे है। तो ये लाइन क्या दिखा रही है, चेंज दिखा रही है इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ में, कि टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है ना। तो और अगर सपोज कि इन दोनों के ही कोई इंटरसेक्शन से लाइन जा रही है तो उसमें क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का भी फंक्शन होगी और टेम्परेचर का भी फंक्शन होगी। तो हम तो जो चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी का, हम उसको अगर इंटरनल एनर्जी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है जो कि हमें पता है कि यू जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, और वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो उस केस में जो यू होता है, अगर सपोज वो फंक्शन है किसका, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव वी का इंटू डी वी प्लस पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर का इंटू डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है वी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल प्रेशर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वो इंटरनल एनर्जी है सब्सटेंस की जो कि चेंज हो रही है विद चेंज इन टेम्परेचर, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का के वजह से ही होती है। तो यहाँ पे जो डेल यू बाई डेल वी परफेक्ट गैस जो होती है उसके लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। इसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि डेल यू बाई डेल वी जो होता है कॉन्स्टेंट टी, इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो होती है आइडियल गैस के लिए। तो उसके लिए इन्होंने वही है कि किसी भी गैस को एक्सपेंड करें आइसोथर्मली, और इन्होंने इंटरनल एनर्जी को देखा। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो अगर वो एक परफेक्ट गैस है तो उस केस में तो क्या हो रही है कि वॉल्यूम के चेंज होने पे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। बट अगर रियल गैस है तो उस केस में क्या होगा,
तो रियल गैस के केस में 2 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला तो क्या केस हो सकता है कि अब सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ। सो हेयर इन दिस ग्राफ जैसे हमने देखा कि डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, यही है हमारा पाई टी ना। तो ये जो पाई टी की वैल्यू है जब वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो यू की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये वाला ग्राफ आएगा जब पाई टी ग्रेटर देन ज़ीरो है। और लेस देन ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम के बढ़ाने पे इसकी वैल्यू जो है यू की वैल्यू ये डिक्रीज़ होगी। तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये सेकंड ग्राफ होगा। फर्स्ट जो है इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है वॉल्यूम के बढ़ने पे। इसका मतलब क्या होगा कि जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। तभी जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तभी ही जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा है, मोलिक्यूल्स जो हैं वो ऑन एवरेज जो है वो दूर दूर जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि वैक्यूम में अगर हम रखेंगे तो वर्क जो होगा पी एक्सटर्नल ज़ीरो होगा, तो वर्क जो होगा ज़ीरो होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो यू भी ज़ीरो हो जाएगा और हीट भी ज़ीरो हो जाएगी। और उस केस में आइडियल केस में जो हमारा ये परफेक्ट गैस होगा कि वॉल्यूम के साथ यू का कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रेशर के साथ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर उन्होंने जो इक्वेशन लिख रखी हैं, लेट मी गो इट देयर। तो ये है कि ये इक्वेशन इन्होंने लिखी है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये कैसे आई, लेट्स सी इट हेयर। तो इन्होंने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखी है। ये इक्वेशन कैसे आई मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ पहले। कि अभी हमने डी यू को लिखा था डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस डेल यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी, है ना। अब इन्होंने क्या करना है, इसको अब हम डेल टी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डेल टी हो गया, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं प्लस लिख देती हूँ। अब डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू क्या होती है, सी वी हमने पढ़ी है। और डेल यू बाई डेल पी जो है वो किसके इक्वल होता है, डेल यू बाई डेल पी है और डी पी बाई डी टी, ये 2 चीज़ें हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो u का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी आई हैव मैंने एक मिस्टेक कर दी है, लेट मी डू इट अगेन। एक्चुअली जो u है वो फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, उससे एक ग्राफ आएगा। तो डेल यू बाई डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी इंटू डी वी। अब हम इसको डेल टी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। डेल यू बाई डेल टी को सी वी लिखते हैं, डेल यू बाई डेल वी को हमने अभी देखा था क्या लिखते हैं, हम पाई टी लिखते हैं, इनटू में डी वी बाई डी टी। तो ऐसे इन्होंने ये इक्वेशन जो है वो लिखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक 3 कांस्टेंट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। जो बीटा होता है वो होता है -1 बाय वी डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। और जो गामा होता है वो होता है 1 बाई पी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अभी डेल वी बाई डेल टी जो कि ये वाली वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू वी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली उन्होंने यही करा है कि, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वी प्लस पाई टी इंटू में अल्फ़ा इंटू वी, ये आ गई u की वैल्यू। तो इन्होंने वही अल्फ़ा की वैल्यू ये है, और ये यहाँ पर ये कापा लिख रहे हैं जिसको मैंने बीटा लिखा था ऊपर, है ना। तो ये जो मैंने अभी इक्वेशन सोल्व करी c प्लस पाई अल्फ़ा वी, तो इन्होंने भी यही लिखा है। उसके बाद परफेक्ट गैस के लिए जो पाई की वैल्यू होती है, इंटरनल प्रेशर वो 0 होता है, इसलिए डेल यू बाई डेल टी जो होता है वो सिर्फ सी वी के इक्वल होता है। उसके बाद सी पी माइनस सी वी की वैल्यू क्या होगी, सी पी क्या होता है कि डेल एच बाई डेल टी और सी वी क्या होता है डेल यू बाई डेल टी। उसके बाद एच क्या होता है यू प्लस पी वी या फिर यू प्लस एन आर टी। तो यहाँ पर यू प्लस एन आर टी लिखेंगे तो सी पी माइनस सी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आर आ जाएगी। उसके बाद एन आर को इन्होंने ये लिखा है, ये क्या लिखा है, अल्फ़ा स्क्वायर टी वी बाई के लिख लो या फिर बीटा लिख लो, एक ही बात है।
तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 1/v डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p थी, है ना। इसको जब आप आइडियल गैस के लिए यानी PV इज इक्वल टू nRT के लिए सोल्व करोगे तो v की वैल्यू क्या है यहाँ से nRT बाई p है, तो डेल v बाई डेल टी की वैल्यू क्या है nR बाई p है इसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ से जब अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट करोगे 1/v इंटू में nR बाई p, तो यहाँ से ये PV है तो इसको आप क्या लिख सकते हो nRT, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 1/t आ गई, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देती हूँ, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है 1/t आ गई है। सिमिलरली अगर आप कापा की वैल्यू को निकालोगे जो कि क्या था -1/v डेल v बाई डेल p की एट कॉन्स्टेंट t, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/p। अब आप अल्फ़ा स्क्वायर टी वी बाय के की वैल्यू को पुट करो, अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 1/t स्क्वायर इंटू टी इंटू वी डिवाइडेड बाय में 1/p, तो यहाँ से t से t कट गया तो ये क्या आ गया PV/t आ गया जो कि किसके इक्वल होता है R के इक्वल होता है। तो ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद आता है जूल थॉमसन इफेक्ट, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो मैं आपको इसके बारे में अब बताती हूँ। तो इन्होंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने इसका डेरिवेशन भी दे रखा है, मैं यहाँ पर साइड में कर देती हूँ कि कैसे आया ये एक्सपेरिमेंट। तो जैसे जो u होता है वो फंक्शन किसका हमने पढ़ा था टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, वैसे ही जो h होता है वो किसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो जो dh की वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आएगी डेल h बाई डेल टी इंटू डी टी, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट प्लस डेल h बाई डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अगर हम डेल h उसके बाद डेल h बाई डेल p करते हैं, यहाँ पर जब हमने करा था तो हमने किसकी वैल्यू निकाली थी ऊपर du बाई डी टी की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, तो सॉरी लेट्स डू इट अनदर वे। तो बेसिकली अभी यहाँ पर हम क्या रहे हैं पहले उसके बारे में समझते हैं। तो आप यहाँ पर इस फिगर पे आ जाओ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। तो जब हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो गैस है वो क्या करती है, तो बेसिकली वो क्या करती है हीटिंग या फिर कूलिंग शो करती है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डेल टी बाई डेल पी निकालना है। और यहाँ पर क्या है, एच कांस्टेंट है। एच कांस्टेंट मतलब कि आइसोएंथैल्पिक रिएक्शन है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो हम एडियाबैटिक ले रहे हैं। एडियाबैटिक का क्या मतलब है कि जो हीट है वो उसे हम कांस्टेंट लिख रहे हैं। तो डेल्टा यू और डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। डब्ल्यू जो है वो क्या होता है, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन वाला जो वर्क होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं गैस को। तो बेसिकली P1 V1 पे थी और P2 V2 पे जो है वो गैस जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंशन का जो वर्क होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -P1 V1 प्लस P2 V2। सिमिलरली फाइनल क्या है, U2 माइनस U1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। तो U2 प्लस P2 V2 की जो वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी, U2 प्लस P2 V2 जो होगा वो U1 प्लस P1 V1 के इक्वल आएगा। यहाँ से H2 इज इक्वल टू H1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोएंथैल्पिक हो गई, मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी इस पूरे डेरिवेशन से। तो हमें बताना है कि जब हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा कि वेदर इट विल शो हीटिंग या फिर कूलिंग। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, साइक्लिक रूल लगाएंगे। साइक्लिक रूल का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज H जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल H बाई डेल टी करेंगे एट कॉन्स्टेंट P।
इंटू में हम करेंगे डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, इंटू हम करेंगे डेल पी बाई डेल एच एट कॉन्स्टेंट टी। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अब हमें ये निकालना है, यानी कि डेल टी बाई डेल पी निकालना है ना, एट कॉन्स्टेंट एच। डेल एच बाई डेल टी की वैल्यू क्या है, सी पी होती है, इंटू में डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो ये वैल्यू जो है ये आ गई। तो इन्होंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन ओके, इन्होंने आगे फर्दर भी सोल्व करा है। तो इन्होंने इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करा है, तो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी को इन्होंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसमें इन्होंने ये वाली वैल्यूज़ पुट करी हैं। तो इस सबको मैं इरेज कर देती हूँ। तो हमारे पास ये है डी एच, डेल एच बाई डेल टी की वैल्यू क्या है होती है, सी पी होता है, तो सी पी डी टी आ गया, प्लस डेल एच बाई डेल पी टी की वैल्यू क्या है, माइनस सी पी डेल टी बाई डेल पी। तो इन्होंने डेल टी बाई डेल पी को ये क्या लिख रहे हैं, म्यू लिख रहे हैं इंटू डी पी। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से आ गया। तो म्यू को इन्होंने डेल टी बाई डेल पी ही लिखा है, तो ये म्यू है। तो बस इन्होंने रीअरेंज करा है थिंग्स को, और ये वाला एक्सप्रेशन भी अभी हम ऊपर देख चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जोल थॉमसन इफेक्ट, तो जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि वर्क की हम हीट को 0 ले रहे हैं, डेल्टा यू डब्ल्यू के इक्वल है। तो एक हमारा सबसे पहले क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन का जो वर्क होगा वो P1 PI VI हो जाएगा, और ये माइनस PF VF हो जाएगा, और यहाँ से H फाइनल और H इनिशियल इक्वल आ जाएगा। आइसोथर्मल जूम थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये जो इसको वो क्या कह रहे हैं, आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस सी पी इंटू म्यू के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि अगर कूलिंग चाहिए, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम एक्सपेंड कर रहे हैं गैस को, है ना। तो डी पी जो होता है, जो कि क्या होता है, P2 माइनस P1 के इक्वल होता है। ये क्या है, लो प्रेशर है, और ये क्या है, हाई प्रेशर है। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, नेगेटिव ही हो गई। और हम क्या निकाल रहे हैं, डी पी बाई डी टी निकाल रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। अगर डी टी भी नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगी, कूलिंग होएगी, और उस केस में जो म्यू होगा वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि डी टी नेगेटिव है, डी पी भी नेगेटिव है, तो उस केस में गैस क्या होगी, एक्सपेंशन शो करेगी, और उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अगर गैस हीटिंग दिखा रही है तो उस केस में म्यू लेस देन 0 होगा, और वहाँ पर क्या होगा, म्यू लेस देन 0 होगा। और जहाँ पर कूलिंग हो रही है वहाँ पर म्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और इन्हीं के बीच में इन्वर्जन टेम्परेचर आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोज कि ये टेम्परेचर है, तो एक टेम्परेचर के ऊपर जो है यहाँ पर क्या होगा, म्यू की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, और इसके नीचे क्या होगी, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। जहाँ पर लेस देन 0 है वहाँ पर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, और जहाँ पर ग्रेटर देन 0 है वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ से ये कर्व हम देख सकते हैं। और बेसिकली और ये जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टी इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। इस टी इन्वर्जन टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2A डिवाइडेड बाई RB के इक्वल होती है। और जिसका भी टी, और जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैस का हम देखेंगे, तो इस केस में जो टी इन्वर्जन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, बहुत ही कम आ रही है, जिस वजह से ये गैस जो होती है रूम टेम्परेचर पे हीटिंग इफेक्ट को शो करती हैं। बस आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। ये चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर ओके, यहाँ पर इन्होंने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो PV गामा कैसे आया उसका डेरिवेशन दे रखा है, और ये वो साइक्लिक रूल है जो मैंने अभी आपको करवाया है। यस, उसके बाद ये सब भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दी हैं। तो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। ये चैप्टर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। उसके बाद ये सेकंड लॉ जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो डू लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और कोई बुक कवर कराऊँ या फिर ऐसी सिमिलर वीडियोज़ बनाऊँ, देन डू कॉमेंट, आई विल मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।